बोलो, डाउट बोलो। फोर्थ के बाद सर 12th। 12th के पहले 12 देखो। If the point this and this are the two opposite vertices of a rectangle 1,3 and 5,1, ये रेक्टेंगल के डायगोनल के ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, ठीक है। एंड द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन, ठीक है, ऐसे y इक्वल टू 2x प्लस सी, ठीक है, ऐसे करके कुछ तो बनेगा। तो वो बोल रहे सी क्या होगा, राइट, सी क्या होगा ये बताना, राइट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा वो भी इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो मिड पॉइंट को निकाल के इसमें पुट कर देंगे, बात खत्म, सिंपल। तो मिड पॉइंट क्या निकाला, 5 + 1/2 3, 2,2 3 + 1/2 2, तो 3,2 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 3 टू द प्लस सी दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू 2, ये इधर आया तो -4 दैट इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू -4। क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ यस सर। जो भी है। अच्छा आंसर गलत है उसका, श्योर? फोर्थ का चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फोर्थ का डी मार्क्ड है। हाँ बिल्कुल सी होना चाहिए, ठीक है, तो ये सी भी आ गया। और बोलो 13th, 13th में देखो क्या बोल रहा है वो, इफ द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द रेशियो 2:3, ऑब्वियसली वो पहला x एक्सिस वाला रेशियो है, दूसरा y वाला, ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो पॉइंट है 3, -4 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके कुछ तो लाइन होगी, ये 2:3 है x एक्सिस से y एक्सिस से, राइट, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो मान लो ये a है, ये b है, तो पॉइंट क्या आ गया a,0, ये पॉइंट क्या आ गया 0, जबरदस्ती नीचे की तरफ है तो -b मत लेके जाना, b अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू दिस 3 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 2 + 3, वो आ जाना चाहिए ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है 3, -4, तो देखो 3 इंटू ए, तो 3a, 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5, दैट शुड बी इक्वल टू इस पॉइंट का 3, तो 3 3 कटा, तो a इक्वल टू 5। नाउ 3 इंटू 0 2 इंटू b डिवाइडेड बाय 2 + 3 5, नाउ दैट इज इक्वल टू इस पॉइंट का y दैट इज -4, तो ये कटा 2 पे, तो b की वैल्यू आ गई -5 इंटू 2 -10, तो a आ गया 5, b आ गया -10, यानी कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है 5, y इंटरसेप्ट क्या -10, तो इक्वेशन क्या आएगी लाइन की x बाय x इंटरसेप्ट दैट इज x बाय 5 प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज y बाय -10 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन आ गई, डन, ठीक है। 13 तो हो गया, और बोलो 11, the line passing through the point this makes an angle 60 degree with the x-axis, a point on this line at a distance 3 from the point 1,2 is, तो मतलब 1,2 पे एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है एंड जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसी पॉइंट से 3 डिस्टेंस आगे जाएंगे तो जो पॉइंट आएगा वो बताना है अपने को क्या है, तो 3 ऊपर जाना है 3 नीचे जाना है, हाँ जी
दोनों तरफ जाके जो पॉइंट आएगा दोनों में से जो मैच किया वो आंसर है, बात करना। उसने उसने बोला नहीं ऊपर की तरफ जाना, उसने बोला यहां से जाना है 3 डिस्टेंस, वो इधर जाना इधर जाना वो नहीं डिफाइन किया उसने ना कहीं भी। तो क्या आता है अपना x1 प्लस आर कॉस थीटा कोमा y1 प्लस आर साइन थीटा। शॉर्ट नोट्स बन गए? किसके नहीं बने अभी भी स्ट्रेट लाइन? बता दो कितना बचा? हो जाएगा पक्का? ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स किसके बचे अभी तक? सर मेरे थोड़े से बचे, मैं कल कंप्लीट कर लूंगी। श्रेया आपने पहले भी यही बोला था, उस दिन भी यही बोला था। सर उस दिन मैंने कहा था कि हाफ आपने जितना करवाया था उतने बन गए थे। क्या आ जाएगा? 1,2 है ना, तो 1 प्लस आर, आर क्या है 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री 1/2 कोमा y दैट इज 2 प्लस आर, आर क्या है 3 साइन 60 √3/2। ठीक है, एंड 1 माइनस 3/2 कोमा 2 प्लस 3√3/2, ये माइनस करेगा राइट। तो ये आ जाएगा 5/2 कोमा 2 टू द 4, एलसीएम लेना ले लो वरना ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैच करना अपने को। ठीक है, एंड इधर आ गया हमारा -1/2 कोमा 2 माइनस 3√3/2। ठीक है ना, तो 5/2 वाला मैच हो रहा है, बात खत्म। ठीक है ना, और बोलो। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन था यार। और बोलो 24 द एरिया बाउंडेड बाय, अच्छा ये देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो y is equal to x mod -1 and y is equal to -x mod +1। ठीक है भाई, देख ये क्या बन जाएगा, x mod x ओपन होगा x when x is greater than equal to 0 and -1 as it is, and -x -1 as it is, mod x open हुआ -x -1 as it is when x is less than 0। सिमिलरली ये बन जाएगा -x+1, मतलब ये एज इट इज ओपन हुआ तो -x+1 when x is greater than equal to 0, and नेगेटिव ओपन हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो x+1 when x is less than 0। क्लियर है राइट? अब ध्यान से देखो समझो, ग्राफ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है इधर इधर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, x लेस देन 0 होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो इधर ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल टू x -1, x को 0 पुट किया y क्या आ गया -1, y को 0 पुट किया x आ गया 1, तो ये बना। ये इधर इधर बनेगा, इधर नहीं बनेगा। इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा y इक्वल टू -x -1, x लेस देन 0 पे। ये इसी का ना, ये देख ये है, इधर ग्राफ बनेगा इसका इधर ग्राफ बनेगा इसका, तो इधर का मतलब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, इधर ग्राफ बनेगा ये वाला। तो x को 0 पुट किया, अगेन y आ गया -1, ये वाला पॉइंट आ गया, एंड y को 0 पुट किया, x क्या आ गया -1, वो आ गया ये, तो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, ये आ गया पॉइंट 0, -1 1,0 एंड -1,0। ठीक है, नेक्स्ट अब पकड़ा हमने ये, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन इधर इधर क्या बनेगा -x+1, तो x को 0 पुट किया y क्या आ गया 1, y को 0 पुट किया x आ गया, x इधर आ गया तो x इक्वल टू 1, तो ये वाला पॉइंट, ये लाइन आ गई राइट। सिमिलरली ये x को 0 पुट किया y 1 इधर इधर है ना, तो y को 0 पुट किया x आ गया -1, तो ये वाला पॉइंट। तो एरिया बाउंडेड बाय अब क्या होगा, या एरिया बाउंडेड बोला इसने, एरिया एनक्लोज बोला, एरिया बाउंडेड ना, तो ये एरिया, बात खत्म। अब क्लियरली ध्यान से देख, इसका एरिया निकाला, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर दिखाई दे रहा स्क्वायर है। अच्छा अगर रोम्बस भी होता तब भी ये वाली लेंथ क्या थी 2, ये वाली लेंथ थी 2, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है,
हाँ, या तो साइड का स्क्वायर, डायगोनल की फॉर्म में क्या होता है? हाफ d1 d2, हाफ d1 d2, हाँ स्क्वायर का छोड़ो, रोम्बस का। बेसिकली रोम्बस क्या होता है? जिसकी डायगोनल्स क्या होती हैं? परपेंडिकुलर, राइट। तो ये लेंथ अगर मेरी d1 है, ये d2 है, तो एरिया क्या होता है इसका? हाफ d1 d2, ये नहीं पता? हाफ d1 प्लस d2। भाजी एरिया लेंथ इंटू लेंथ करना बहुत जरूरी है, तब दे जाके सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, यूनिट ही मैच नहीं करनी। हाफ नहीं आना? अच्छा हाफ तो तुम कुछ कह नहीं सकते, यूनिट नहीं की। अच्छा देखो, मान लो एल लेंथ एक्स, एल लेंथ वाई, बेस है लेके जाओ, राइट। ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू d2 इंटू एक्स, प्लस नीचे वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू d2 इंटू वाई, तो हाफ d2 कॉमन, बचा x प्लस वाई, और x प्लस वाई क्या है? d1, तो क्या है? तो हाफ d1 d2, बात खत्म। ठीक है, हो जाएगा अभी। तो 2 इंटू 2 4, 4 का हाफ, डन। और बोलो 17 क्या है? रुक जाओ 24 का b दे रखा है ना, क्या दे रखा है? 2√2, नहीं 24 का 2 होना चाहिए। वैसे भी इसका इसका ये जो ट्रायंगल आ रहा है, इसका एरिया क्या आ रहा है? हाफ इंटू 1 इंटू 1, बेस 1 हाइट 1, तो दैट इज हाफ, हाफ 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 2, तो ही जाना है। सी मैं चेंज करता हूं, सी आंसर है ना? चलो 2 के और मार्क्स बढ़ गए, 22 हो गए आपके। 20 पहले कितने थे? 2 बढ़ गए। और बोलो 17, the sides of the triangle are this and this, and then its area is y equal to mx plus a, and y equal to nx plus b, and x equal to 0। देखो ठीक है, तो स्लोप m है, x एक्सिस को a पे कट करके x को 0 पुट किया, y आ गया a। ठीक है, अच्छा इसका ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है जहां पे y 0 है, तो दैट इज माइनस a बाय m। ये दूसरी वाली लाइन ली, तो इसका y को 0 पुट करके आ गया माइनस b बाय n कोमा 0, एंड माइनस a बाय n कोमा 0, राइट। अच्छा अब देखो, एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस, राइट। x एक्सिस पे तो y 0 पुट कर दिया, माइनस a बाय m। ठीक है, अब देखो जरा ये चीज, एक्चुअली उसने ये ट्राइंगल का एरिया पूछा, उसने ये वाला x एक्सिस के साथ वाला ट्राइंगल नहीं पूछा, उसने y एक्सिस के साथ वाला ट्राइंगल का एरिया पूछा। तो हमें एक्चुअली में ये दोनों पॉइंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें ये 2 पॉइंट चाहिए। तो ये आगे y इंटरसेप्ट, पहली वाली लाइन का y इंटरसेप्ट है, दूसरी वाली लाइन का y इंटरसेप्ट। तो पहली लाइन का y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? a, दूसरी लाइन का y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? b। तो अब ये ट्राइंगल का ये बेस मान के जाओ, तो बेस ऑफ द ट्राइंगल क्या आ जाएगा? b। लेकिन हमें नहीं पता ऊपर बड़ा b है या छोटा है a है, उल्टा भी तो हो ही सकता है। तो इसलिए ये जो बेस आएगा वो आएगा a माइनस बी का मॉड या b माइनस ए का मॉड, जो मर्जी ले लो। अब जिसकी हाइट है वो होगी इस पॉइंट का x, क्योंकि ये लेंथ x होती है।
तो मेरे को इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके क्या निकालना है, x, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और वो जो आएगा उसका मोड हाइट एक्ट करेगी इसका, बात समझे? तो y को इक्वेट करा दिया तो आ गया mx प्लस a दैट इज इक्वल टू nx प्लस b। इसको इधर ले आओ, x कॉमन, m माइनस n दैट इज इक्वल टू b माइनस a। x की वैल्यू b माइनस a डिवाइडेड बाय m माइनस n, इसका मॉड, ये हाइट आ गई। तो हाफ इंटू बेस a माइनस b का मॉड इंटू हाइट दैट इज, इसको भी a माइनस बी का ले लो, ऊपर a माइनस बी कर दो, नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे आ गया m माइनस n का मोड। तो मल्टीप्लाई करके a माइनस बी के मोड का स्क्वायर, लेकिन किसी के मोड का स्क्वायर का फर्क नहीं पड़ता, x का मोड का स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं क्योंकि स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है। तो इसको एज इट इज स्क्वायर लिख दिया बाय ट्वाइस ऑफ m माइनस n का मोड, इधर मोड अभी भी होगा। तो ये आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। तो ये एक्चुअली में गिवन होना चाहिए था m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। और डन। देखो 19th, देखो क्या बोल रहा है वो, द पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 10, है ना, माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर आने वाला वो पॉइंट ढूंढना है जिसका इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट। वो दो आएंगे, एक इधर भी आएगा जिसका ये डिस्टेंस 1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर वो कोई भी डिस्टेंस की बात करे पॉइंट का लाइन से, वो जनरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके जाता है, जब तक कि उसका मेंशन ना हो कि कोई और डिस्टेंस लेके जा रहा है, राइट। नाउ देखो, इसके लिए मैंने क्या किया, इस लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट ले लिया। अब इस लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट क्या होगा, एक्स कोमा, जो ढूंढना है एक्स कोमा वाई, लेकिन मैं वाई नहीं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा वाई, वो एक्स एंड वाई इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वाई क्या आ गया, 4। तो बेसिकली x, 4 minus x is the point which lies on this line and let's say इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे क्या 1, तो x ढूंढना है। तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस को 1 करेंगे, वहां से x आ जाएगा। तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे। तो पॉइंट को इसमें पुट किया तो क्या आ गया, 4x प्लस 3 टाइम्स y, y आ गया 4 माइनस x माइनस 10 एज इट इज का मोड, ये x1 प्लस by1 प्लस c मोड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट 5, तो दैट इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। तो क्या बना, 4x माइनस 3x x 12 माइनस 10, तो प्लस 2 का मोड दैट इज इक्वल टू 5। तो x प्लस 2 इज 5 या x प्लस 2 इज माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू माइनस 7। अब x आ गया, इसके अकॉर्डिंगली y निकाल लो, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा, ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ स्टैट्स शुरू करते हैं। थोड़ी गर्मी है, ठीक है, सफोकेशन हो रही है, ध्यान से, ठीक है, प्रॉब्लम हो तो बता देना। हाँ, दरवाजा खोल लिया यार, तो बोर्ड जल गया है, खोल नहीं सकता, खोल नहीं सकता, प्रॉब्लम है, ठीक है। जितना सहन कर सकते हो करो, थोड़ा खोल दिया, शैडो का कोई, शैडो का कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखना जरा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इसका सारा का सारा स्टैट्स का बेस है तुम्हारा 10th का, बट 10th में जितने भी फॉर्मुलास किए हैं वो ऑब्वियसली डेरिवेशन आता नहीं है साथ में, तो एज इट इज फॉर्मुला बताए जाते हैं।
तो पहले हमें उन्हीं फॉर्मुलास को समझना है, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला समझ में आ गए तो 11th के अंदर एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ दो ही पार्ट है, एक मीन डेविएशन निकालना और एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सब पार्ट है वेरिएंस, तो वेरिएंस निकालना, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इन दैट केस, ठीक है ना। तो सबसे पहला मोटिव है हमारा वो 10th का बेस क्लियर करना, ताकि ये वाला 11th का बेस हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए, 11th का अच्छे से याद है, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या चीज क्या है इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। डाटा के रिलेटेड स्टडी जो है दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम्पल, ठीक है। डाटा के रिलेटेड स्टडीज का मतलब क्या है, ठीक है। मान लो भैया जलंधर में नाइकी का शोरूम है, प्यूमा का है, एडिडास का है, रिबॉक का है ना, स्टैंडर्ड सारे हैं। मान लो कि नाइकी को ये देखना है 15 to 20 एज ग्रुप के अंदर टॉप 3 बिकने वाले शू कौन से, ये कौन सा प्रोडक्ट है उनका ओवरऑल क्लोथिंग से लेके सब कुछ, जो 15 से 20 एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा बिकता है, या 15 से 25 एज ग्रुप में सबसे ज्यादा बिकता है, वो भी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो उसके लिए क्या करेगा वो, अपने नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टोर हैं उन सारे स्टोर से डाटा मंगवाएगा, और ये पता है ये ऑलरेडी डाटा उनके पास होता है। कैसे, सबसे पहले तुम जो चीज खरीदते हो तुम्हारा वो सारा का सारा प्रोफाइल बनाते हो। एग्जांपल जैसे डोमिनोज में प्रोफाइल बनता है, सबसे पहले कुछ भी ऑर्डर करना है, सबसे पहले या स्टोर में भी जाते हो, सबसे पहले क्या मांगते हैं वो, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के तुम देते हो तो तुम्हारा सारा रिकॉर्ड खुल जाता है। मेरा रिकॉर्ड तो उनके पास बॉम्बे वाला भी है, मैंने बॉम्बे में कहां कहां पे कितने कितने पिज्जा है सब कुछ है, कौन से स्टोर से ऑर्डर हुआ था, उसके अंदर कितना डिस्काउंट दिया था उन्होंने मेरे को, कितने पिज्जा ऑर्डर हुए, सब कुछ है उनके पास, शुरू से लेके अभी तक सारा ये डाटा है। इसी डाटा के बेसिस पे वो एक अपने कस्टमर को डील करते हैं। अब ये सोचो नाइकी ने अगर एक पर्टिकुलर ऐसा शू दे दिया हर एक स्टोर में, या उसका स्टॉक ज्यादा अवेलेबल करा दिया कि जिसके अवेलेबल मतलब जो 15 to 25 का ग्रुप जो है वो लाइक ही नहीं करता, मिनिमम बिका है, तो उससे नाइकी को अपना फायदा होगा लॉस होगा, पहले लॉस ही होगा, ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, बहुत सारा खर्चा होता है, राइट, बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं। तो पॉइंट ये है कि वो बेवकूफी हो जाएगी। तो ये डाटा एनालिसिस नहीं हो, डाटा एनालिसिस क्या है भैया, ऐसी चीज प्रोवाइड करना जो बिके, और वो रीजनल भी हो सकती है, नॉर्थ इंडिया में अलग ट्रेंड हो सकता है क्योंकि सीजन भी तो होता है, राइट। अब जितनी सर्दी नॉर्थ इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, सेंट्रल बेल्ट हो गया, साउथ में तो इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, तो वो नॉर्थ वाले क्लोथिंग वाला जो स्ट्रक्चर है वो साउथ में क्यों इंप्लीमेंट करेगा, साउथ वाला नॉर्थ में क्यों इंप्लीमेंट करेगा विंटर्स में। और समर्स का भी अलग अलग होता है उनका अलग तरीके से, नॉर्थ इंडिया में गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ती है, साउथ इंडिया में इतनी तो ट्रॉपिकल है तो इतनी ज्यादा भी नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी चीजें कहां से पता चलेंगी, डाटा की एनालिसिस कर, राइट, दैट कम्स अंडर द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नाउ अब कैट्स के टोटल 4 पार्ट होते, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। देन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। थर्ड इज द एनालिसिस ऑफ डाटा, कुछ ना कुछ हिडन इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे जो नंबर्स डायरेक्टली नहीं बता पा रहे, ठीक है, कुछ ना कुछ हिडन इंफॉर्मेशन हम निकालने की कोशिश करेंगे जो डायरेक्ट नंबर्स नहीं बता पा रहे, राइट। देन जो हमने इंटरप्रिटेशन किया, जो भी एनालिसिस किया, उसका रिप्रेजेंट, उसका समरी, समराइज करना अपना इंटरप्रिटेशन रिजल्ट, कहने का मतलब ये। तो ये 4 स्टेप्स का पार्ट होता है, सारा कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एंड यस
अब मान लो एक कंपनी की ग्रोथ करनी है, तो भैया जब तक हमें ये नहीं पता कि ऑलरेडी हिस्ट्री क्या है उस कंपनी की, तब तक ग्रोथ कैसे करेंगे, है ना, कॉस्ट कटिंग कैसे करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज कहां से पता चलेगी, डाटा एनालिसिस से। जितने भी आईटी फर्म्स हैं, टेक फर्म्स हैं, ये सारा का सारा अपना हर एक एम्प्लॉय का डाटा रिकॉर्ड करके रखती हैं, किसने कितनी डेडलाइंस मीट की, किसने कितनी डेडलाइंस मीट ना की। तो इनका जब भी इंसेंटिव आता है या इंक्रीमेंट होता है तो इसी बेसिस पे होता है, उसका पूरा का पूरा ईयर का रिकॉर्ड देखा जाता है। अब मान लो किसी का ईयर का रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है, राइट, ऑब्वियसली उसको इंसेंटिव क्यों देंगे, ये कहां से पता चलेगा, उसके डाटा से, राइट। तो ऑब्वियसली डेडलाइन तो हर कोई एक्सटेंड करता ही करता है, मीट नहीं करता, बहुत कम होते हैं जो मीट कर पाते हैं। पॉइंट ये है कि ये वो क्या करेंगे, किसने कितने डेडलाइंस को मिस किया उसमें से एक नंबर निकालेंगे, जिसने इतने डेडलाइंस को मिस किया उससे ज्यादा फुल इंसेंटिव देंगे, उससे कम। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये इन सारे के सारे डाटा से कुछ ना कुछ एक हिडन इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, राइट, ये सारा का सारा है। अब इसके फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, सर्वे। सर्वे इज द ओनली ऑप्शन टू कलेक्ट द डाटा, राइट। जैसे पॉपुलेशन का सर्वे करना है, पॉपुलेशन का लेट्स से सेंसस, है ना, तो कैसे करेंगे, लेट्स से इंडिया की बात हो रही है, पूरी कंट्री की, तो उसको स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज आ गए, राइट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, उनके ऊपर आ गए। शहर के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं जो इलेक्शन वाइज होते हैं, उनके अंदर आ गए। एक ब्लॉक में कितने नगर आ रहे हैं, कितने मोहल्ले आ रहे हैं, वो वहां पे आ गए। एक मोहल्ले में कितनी गलियां, वहां पे आ गए। एक गली उठा ली, उसमें कितने घर है, वहां पे आ गए। हर एक घर पे पहुंच गए। तो इस तरीके से नेशनल लेवल से घर घर तक पहुंचना पड़ता है, फिर जाके सबका सारे डाटा का कलेक्शन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंबाइन करेंगे, तो दैट कम्स अंडर द फर्स्ट पार्ट, दैट इज कलेक्शन ऑफ द डाटा। ठीक है। अब डिजिटल मोड के अंदर तुम्हारा एक और तरीका आ गया, तुम बहुत सारी नई साइट्स ओपन होती हैं, तो तुम अपना साइन अप करते हो उसके अंदर, है ना, अपना लॉगिन डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हो। तो वो क्या चीज होती है, लॉगिन डिटेल तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना शेयर कर रहे हो किसी के साथ, मोबाइल नंबर, जेंडर, प्रेफरेंसेस, है ना। मान लो स्विगी है ना, या जोमेटो है, लॉगिन किया सबसे पहली बार, मोबाइल नंबर गया, उसके बाद वो वहां से डाटा बनाते रहते हैं, भैया किसने कितने ऑर्डर किए, किसको कितना ऑफर देना है, किसको क्या चीज शो करनी है। अब मान लो मैं जितने भी ऑर्डर किए हूं अभी तक, उसमें से 50% ऑर्डर जो है मेरे वो चाइनीज के हैं। तो ऑब्वियसली जब मैं स्विगी को ओपन करूंगा या जोमेटो को ओपन करूंगा, तो मेरे शो क्या होना चाहिए, जो ज्यादा ऑप्शंस मेरे को शो होनी चाहिए, जो रेफरेंसेस वो देते हैं, जो सजेशंस जो देते हैं, वो जो शो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, भाई चाइनीज की होनी चाहिए। अदरवाइज जो मैं खाता ही नहीं हूं, मान लो मेरे को साउथ इंडियन का, इधर जलंधर का साउथ इंडियन का आ गया, इडली विडली आ गया, क्या मतलब है, ऐसी चॉइसेस नहीं देनी चाहिए। तो ये भी डाटा एनालिसिस आ गया सारा का सारा, राइट। अब यहां पे डिजिटल सर्वे होता है। डिजिटल सर्वे का मतलब क्या है, जब भी तुम एक चीज के अंदर साइन अप करते हो, नई साइट के अंदर लॉग इन किया या साइन अप किया, पहली बार तुम खुद अपना डाटा प्रोवाइड करते हो, राइट। तो दैट इज सर्वे, ये डिजिटल लेवल पे सर्वे चली जाती है। ठीक है। सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकेंड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब डाटा को तीन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, करें शुरू। यहां से हमारी मेन कहानी शुरू होती है स्टैट्स की। पहले हमें डेटा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। डेटा हैंडलिंग इज बेसिकली, मतलब मैं ये बोलूंगा स्टैट्स इज अ बिगर सेट। स्टैट्स इज अ बिगर सेट जिसके अंदर कलेक्शन भी करना है, हैंडल नहीं करना, फिर कलेक्शन भी करना है, रिप्रेजेंट भी करना है, इंटरप्रिटेशन भी करना है, फिर उसका रिजल्ट भी देना है। डेटा हैंडलिंग इज लाइक कि डेटा इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू, जिस मर्जी फॉर्म में, उसको हैंडल करने का मतलब क्या हो सकता है, अब कि मे बी डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग में तो ये आएगा ना कि जो डेटा आया, राइट,
उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, हैंडल कैसे करना है बेसिकली, है ना। हाँ, पाई चार्ट हो गया, ग्राफ फॉर्म हो गया, है ना, वो वाली चीजें। हाँ, वो आ गया डेटा हैंडल। हाँ, वो स्टैट्स में ठीक है ना। अब आ जाओ, अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जो सर्वे किया, सर्वे करके अपने डाटा को कलेक्ट किया, वो डाटा को आगे उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन हम निकाल पाए, उसके लिए उसको रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो आती है दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप आती है दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, मान लो भैया मैं एक गली में 20 घर है, तो पॉपुलेशन काउंट कर रहा हूं 20 घर की। ठीक है, तो आ गया ऐसे। ज्यादा हो गए। सर 1 कम कर दो। चलो, ठीक है, ये डाटा आ गया। दिस इज कॉल्ड रॉ डाटा। मतलब एक अगर वैल्यू रिपीट भी कर रही है, इट्स ओके, हम उसको उतनी बार ही लिखेंगे। राइट, जैसे 4 है या 5 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है 5। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ रहा है। तो इंडिविजुअल ही लिखेंगे, अलग अलग इकट्ठा करके नहीं लिखेंगे कि 4 2 बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है, 7 3 बार आ रहा है, 8 1 बार आ रहा है, अलग अलग। ठीक है, अब सेकंड टाइप का डाटा आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम याद करो वो बोलते हैं XIFI। XIFI का मतलब, अब इसी डाटा को XIFI में कन्वर्ट करना है। मतलब हर एक डाटा एंट्री की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग लिखना। तो जैसे देखो, सबसे पहले 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, बात खत्म। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 3 आ रहा है 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4। अच्छा 4 1 2 3 4 5, तो 4 आ रहा है 5 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 6 1 2 3 टाइम्स, 7 1 टाइम, 8 1 टाइम, 10 1 टाइम, 7 1 टाइम, तो 8 1 टाइम एंड 10 1 टाइम। राइट, डन। अच्छा, तो कौन सी एंट्री कितनी बार आ रही है। राइट, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, सिंगल सिंगल एंट्री की फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन कितनी बार आ रहा है। अब मैं यहां पर 4 को 4 बार लिख 5 बार लिख रहा हूं, लेकिन यहां पे 4 को एक ही बार लिखूंगा, उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। तो XIFI वाला डाटा जो होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस सर। राइट, देन कम्स दी थर्ड टाइप, continuous frequency distribution। ठीक है, then comes the continuous frequency distribution। So what is continuous frequency distribution? Class data। continuous frequency बेसिकली जो डिस्क्रीट था और कंटिन्यूस, यहां से मतलब समझो। जैसे यहाँ पे जो क्लास आती है, जैसे 0 से 3 है, तो 0 से 3 जो है इट्स कंटिन्यूस नंबर्स की क्लास। यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल एलिमेंट की वैल्यू। राइट, अब जैसे इधर आ गया, इसी डाटा को क्लास में कन्वर्ट करो, तो 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 एंड सो ऑन। राइट, हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो 0 से 3 का, अच्छा याद है ना ये चीज, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड एंट्री क्लास इज इंक्लूडेड, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। राइट, तो 0 to 3 के इस डाटा के अंदर 0 से 3 के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 3 से पहले पहले 2, तो एक ही आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आई 1। 3 to 6, तो ये 3 आएंगे। ठीक है, 8 8 and 5 13, 6 to 9
ये आएंगे तो 5 एंड 9 to 12 के बीच में 1। आई होप क्लियर हुआ। तो ये टाइप के डाटा को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास डाटा। अब तीनों का ध्यान से मतलब समझना। जब यार डाटा बहुत कम है, जैसे ये ले लो, 4 कितनी बार आ रहा था, 5 बार, तो देखो मेरे को अगला स्टेप करना क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, ध्यान से समझ लेना क्यों, ठीक है। क्योंकि अगला स्टेप क्या है, इंटरप्रिटेशन, कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करना, कुछ ना कुछ हिडन इंफॉर्मेशन निकालनी है मेरे को ऑब्वियसली, इसीलिए सारा का सारा डाटा हैंडलिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब पॉइंट ये है कि अगर मेरे को कोई ना कोई हिडन इंफॉर्मेशन निकालनी है तो इसके लिए कुछ ना कुछ इसके ऊपर मैथमेटिकली मेरे को कुछ ना कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी रहेगी, कुछ ना कुछ टूल रहेगा जो इंप्लीमेंट करना है। जैसे 10th में तुमने क्या किया था, मीन मीडियन मोड, कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के देता था वो, बात समझे। तो ऐसे ही इनके ऊपर मेरे को कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी है। अब भैया 4 यहाँ पे आ रहा है 5 बार, तो हर एक एलिमेंट के ऊपर यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेशन होगी, अलग अलग तरीके, मतलब यहाँ पे टोटल 20 टाइम्स कैलकुलेशन करूंगा। भैया मैं ये भी तो कर सकता था कि 4 के ऊपर एक बार कैलकुलेशन करता और वो हर बार भी तो सेम ही होगा, तो मैं 4 बार क्यों कर रहा हूं, ये बेवकूफी होगी, हाँ या ना, राइट। बट ये क्योंकि डाटा एंट्रीज कम है, एक बार किया, 4 बार किया, इट्स ओके, 5 बार किया, इट्स ओके, इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डाटा एंट्रीज कम थी। बट अब यही डाटा एंट्रीज मान लो हो गई 3-4 मोहल्ले का मिला के, तो जो नंबर ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स वाले घर हैं वो कितने हो गए, 100-200, अब राइट। अब मैं भैया उसको इस डाटा में अगर रखा, रॉ डाटा में रखा, जैसे जैसे आया मैं वैसे वैसे लिखता गया, तो अगर ऐसा किया मैंने, तो एक चीज समझ लो कि जो नंबर 4 पे कैलकुलेशन करूंगा एक बार, वही मेरे को कम से कम 200-300 बार करनी पड़ेगी, जितनी बार भी वो फैमिली आ रही है, बात समझे, वो फैमिली मेंबर जितनी बार भी आ रहे हैं वो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो भैया मैं इतनी बार क्यों करूं, इसलिए मैंने क्या किया, उसको क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, XI FI। तो मैं एक बार कैलकुलेशन करूंगा, उसको रेप्लीकेट कर दूंगा, बात समझे, तो मेरा एफर्ट कम हो गया। अब अगर और डाटा बढ़ गया, अगर और डाटा बढ़ गया, तो मैं क्या करूंगा, उसको क्लास डाटा में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं इंडिविजुअल नहीं काउंट करूंगा, अब मैं ग्रुपिंग कर दूंगा, ग्रुप बना दूंगा। तो ग्रुप बनाने के बाद ये बन जाएगा क्लास डाटा। तो 2-3 एंट्रीज का ग्रुप बना के एक क्लास, फिर अगला एंट्रीज का ग्रुप बना के दूसरी क्लास, इस तरीके से। अब मेरे को ये बताओ, यहां से ये गया, तुम्हारे सामने किया था, अब ये भूल जाओ, तो मैं सिर्फ क्लास डाटा की बना। अब मेरे को ये बताओ, जो ये 5 एंट्रीज है 6 to 9 के बीच में, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है भी या नहीं है भी या नहीं है, क्या वैल्यू क्या है, ये जो 5 एंट्रीज हैं इनकी 6 to 9 के बीच में वैल्यू है, लेकिन क्या है वो वैल्यू तो पता ही नहीं है। हो सकता सबकी वैल्यू भाई 8.99 हो, 9 इज नॉट इंक्लूडेड ना, दैट इज वाई। हो सकता है सबकी वैल्यू 6.1 हो सकता है अलग अलग हो। तो एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से सुनना, जब मैं इस डाटा को इसमें कन्वर्ट करूंगा, यस एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है, एग्जैक्ट डाटा जो होता है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है कौन सी एंट्री कितनी बार आ रही है। लेकिन इस डाटा को जब हमने इसमें कन्वर्ट किया, तो यस दी एग्जैक्ट डाटा वो खराब हो गया। अब हमें यहां पे नहीं पता कि ये जो 13 एंट्रीज आई है, 13 एंट्रीज है जो 3 to 6 के बीच में लाई कर रही हैं, इनमें से कितनी एंट्रीज की क्या वैल्यू है, बाकी एंट्रीज की क्या वैल्यू है, और एंट्रीज की क्या वैल्यू, हमें पता ही नहीं है इस चीज को, राइट। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, क्लास मार्क। एंड क्लास मार्क क्या होता है, एवरेज ऑफ द अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो क्या आ जाएगा 1.5, इधर 4.5, इधर 7.5, इधर 10.5। नाउ वी विल अज्यूम दैट, अब ये भूल जाओ, ये हमारे लिए क्या बन गया, XI FI बन गया। क्लास मार्क क्या होता है, एवरेज, बट वो एज ए XI एक्ट करता है, राइट। तो क्या बन जाएगा, ये विल अज्यूम दैट कि भैया ये जो 13 एंट्रीज आ रही हैं 3 to 6 के बीच में, इन सबकी वैल्यू क्या है 4.5 एवरेज। हम ये मान गया। अब वी नो दैट कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है, तो कि assumption के थ्रू एरर मतलब निकालूंगा वैल्यू, ऑब्वियसली वो एरर के साथ जाएगी, हाँ या ना, लेकिन इसके थ्रू निकालूंगा तो एग्जैक्ट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यूज है हमारे पास, हमने कोई भी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं किया।
आई होप क्लियर हुआ। बट जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा वो तभी करूंगा जब अमाउंट ऑफ डाटा इज वेरी लार्ज। और अगर अमाउंट ऑफ डाटा बहुत ज्यादा है तो एक्चुअली में कन्वर्ट करने के बाद जो एरर आता है, कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो एरर आता है वो एक्चुअली में एरर इतना कम होता है, ये तो वो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डाटा जनरली हम बहुत ज्यादा, ये इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा डाटा हो तब करते हैं। एक्यूरेसी तो कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो पता ही नहीं हमें इसके अंदर, तो वो तो कम होगी, लेकिन वो कितनी होगी ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डाटा से। अगर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब हमारे पास अमाउंट ऑफ डाटा बहुत कम है, जनरली यूज द रॉ। प्रैक्टिकल लेवल पे बता रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन आएंगे, जब आरडी में क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर तो तुम मतलब 40 एंट्री के ऊपर भी तुम कुछ भी लगा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। 10 एंट्री के ऊपर भी कुछ लगा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। बट एक्चुअली में फर्क कहां पे पड़ता है? प्रैक्टिकल लेवल पे एरर आ जाएगा, इसके अंदर आएगा, लेकिन इन दोनों के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब तीनों डाटा का रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया। अब जब अमाउंट ऑफ डाटा बहुत कम होता है तो हम उसको रॉ फॉर्म में रखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो हम उसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ले आते हैं, और अगर सबसे ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चला गया, तो हम उसको क्लास डाटा के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तीनों का रिप्रेजेंटेशन। अब क्या इंटरप्रिटेशन करना है वो तीनों के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने एक डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ताकि उसके ऊपर मेरी कैलकुलेशन क्या पड़ जाए, इजी। करने को तो मैं एक रिप्रेजेंटेशन करूं, उसके ऊपर सब कुछ करता रह जाऊं, बट ऑब्वियसली आई नो दैट कि वो ज्यादा गंदा हो जाएगा। हर किसी का अपना अपना इंटरप्रिटेशन रहेगा, अपना अपना तरीका रहेगा, अपना अपना शॉर्टकट रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि कहां पे क्या डेफिनेशन लगानी है। क्लियर हुआ? नाउ द पॉइंट इज कि दीज थ्री टाइप्स ऑफ डाटा विस्ट यू विल बी लुकिंग एट द क्वेश्चन इन दीज थ्री टाइप, राइट, जिसके अंदर क्वेश्चन में ये तीन टाइप्स होंगी डाटा की। इनके ऊपर अब तुम्हें कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन करनी, राइट। अब टोटल 10th पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इंटरप्रिटेशन के टोटल तीन चीजें, मीन, मीडियन, वो तो अभी यूज होगा ही होगा, बट उसके अलावा दो मेथड्स और हैं हमारे जो हमें देखने हैं 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और वो क्या क्या है? सबसे पहला हमारा आ रहा है मीन डेविएशन, देन आ रहा है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअली दो टॉपिक चाहिए हमारे, तो ज्यादा मेहनत नहीं, लेकिन वहां तक लेके जाने के लिए मेरे को पूरा का पूरा जो मीन, मीडियन, मोड होता है वो बताना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली यूज होते हैं। और वो ये वाला पार्ट जो अभी मैं बताऊंगा, कान खोल के सुन लेना, अगर समझ में आ गया, सीरियसली पूरे के पूरे स्टैट चैप्टर में कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसके थ्रू जो आगे फॉर्मुलास बन के आएंगे वही शॉर्टकट वाले फॉर्मुलास होते हैं तुम्हारे, और उनमें ही तुम्हारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है शॉर्टकट वाले फॉर्मुलास के अंदर। तो इसलिए अब जो चीज कराऊंगा, राइट, वो दिमाग, आंख, कान खोल लो और इधर आ जाओ। चले ऑनलाइन, चले आगे? यस। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक, हाँ जी। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन जो इसके अंदर हमें देखना है, जिस तरीके से डाटा को इंटरप्रेट कुछ किया जा सकता है, फर्स्ट इज मीन। ठीक है, क्या होता है? एवरेज, प्रेवाची, मीन क्या होता है? Sum of observation over total number of observation. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो हो गया कैसे निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट मीन। मैंने पूछा व्हाट इज मीन। क्या करते हो यार, कहाँ है फोकस? मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ और दे रहे। एवरेज होता है। एवरेज होता क्या है ये तो बताओ। अच्छा, मान एग्जाम्पल, मान लो क्लास में टेस्ट हुआ, एक बच्चे के नंबर आए, एक टेस्ट में 22, एक में आए 25, एक में आए 28, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। ये तो आ गया हाउ टू कैलकुलेट। क्या आ जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय 3, 25। ठीक, अब एवरेज एक्चुअली में होता क्या, ध्यान से समझना। एक ऐसी वैल्यू जो तीनों सब्जेक्ट को इक्वलिटी ले आएगा, इक्वल लेवल पे ले आएगा, चाहे कोई ज्यादा है चाहे वो कम है, डज नॉट मैटर, तीनों सब्जेक्ट को एक ही लेवल पे ले आएगा। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो सबको रिप्रेजेंट कर सकता है, सच दैट सम टोटल रिमेन्स द सेम। मतलब अगर मैंने इसको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, मैंने बोला इधर मेरे 25 नंबर आए, इधर 25 आए, इधर 25 आए, देन इसका सम और इन तीनों का सम क्या रहता है? सेम। सम मेंटेन करते हुए
एक ऐसा नंबर जो सबको रिप्रेजेंट कर दे, उस चीज को क्या बोलते हैं? एवरेज, मीन। बात समझ में आया? ये एक ऐसा नंबर होता है, इसीलिए क्लास का जो एवरेज होता है, लेट्स से 3 सेक्शन है स्कूल में, पहले सेक्शन का जो इंग्लिश में नंबर आए, लेट्स से वो आ गए 35 आउट ऑफ 40, दूसरे क्या है 33, तीसरे क्या है 37। तो इसका मतलब क्या है? ये पूरी जो एवरेज है एक क्लास का, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका क्यों क्यों पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि वो नंबर अगर मैं सारे बच्चों को उस क्लास के प्रोवाइड करूंगा तो सम टोटल विल रिमेन सेम, तो वो पूरी क्लास को एज ए सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट कर सकता है। ये इतनी पावर होती है इसमें। बात समझ में आ रही है? नाउ हाउ टू कैलकुलेट द मीन। तो मीन को कैलकुलेट करने का तरीका तो हमें मालूम है, दैट इज सम ऑफ डाटा एंट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा एंट्रीज। सम ऑफ ऑल द डाटा एंट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा एंट्रीज, ये मीन हो गया, राइट। अब आ जाओ इस पे। रॉ डाटा के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? x1 x2 x3 so on till xn। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द डाटा एंट्रीज क्या आएंगे? इन सबका सम, दैट इज समीशन xi। मालूम है ना समीशन xi अब क्या है? i को पहले 1 पुट करो तो x1 आ गया, 2 पुट करो x2 आ गया, 3 पुट करो x3 आ गया, so on till xn। डिवाइडेड बाय n, तो ये जाएगा मेरा x बार। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। तो बेसिकली सम ऑफ ऑल द डाटा एंट्रीज दैट इज समेशन xi डिवाइडेड बाय दैट वुड बी माय मीन इन द केस ऑफ रॉ डाटा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। हाँ, x बार से हम मीन को रिप्रेजेंट, इनफैक्ट सेंट्रल टेंडेंसी सबको x बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में उसने मीडियन निकालने के लिए बोला तो मीडियन को भी x बार से ही रिप्रेजेंट करेंगे, मोड निकालने के लिए बोला तो मोड को भी x बार से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जो मर्जी लिख। x बार स्टैंडर्ड नोटेशन। अब स्लोप को m से भी लिख सकता है, स्लोप भी तो लिख ही सकता है। हाँ, स्कूल के टीचर से पूछ, मेरी तरफ से सब लिख सकता था, ठीक है, राइट। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे हमें अगेन सम ऑफ एंट्रीज निकालना। अच्छा यार एक चीज बताओ, मैंने 2 लिख रखा है, 2 + 2 + 2 + 2। 2 अगर 4 टाइम्स आ रहा है तो मैं या तो 2 + 2 + 2 + 2 कर दूं, या तो 2 × तो तब भी सम तो सेम आएगा, रिप्रेजेंट तो वो सम ही करेगा। तो वही चीज इधर आ रही है, 2 आ रहा है एक बार, 3 आ रहा है 4 बार, तो 3 + 3 + 3 + 3 करूं या 3 × 4 करूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो कौन सी एंट्री कितनी बार आ रही है उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उतनी एंट्रीज का सम आ जाएगा। तो 3 का 4 टाइम्स लिखूंगा तो उन सबका सम क्या आ जाएगा? इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट मींस xi fi, हर एक एंट्री को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आया? 2 12 20 20 18 7 8 10, इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा? सम ऑफ ऑल द डाटा। देखो ये सम क्या है? सिर्फ 2 का। ये सम किसका है? सिर्फ 3 वाली एंट्रीज का। ये सम किसका है? 4 वाली एंट्रीज का। ये सम 5 वाली एंट्रीज का। ये सम 6 वाली सारी की सारी एंट्रीज का। ये सम 7 वाली एंट्रीज का। ये सम 8 वाली एंट्रीज का। ये सम 10 वाली एंट्रीज का। अब इन सबका सम करूंगा तो मेरे को सारी सारी की एंट्रीज का सम मिल जाएगा, जो इधर हमने किया समीशन xi। तो यहां पे क्या फॉर्मूला चला गया फिर? दैट इज समीशन xi fi, ये देगा इन सबका सम, दैट इज सम ऑफ ऑल द डाटा एंट्रीज। और अगर सारी की सारी फ्रीक्वेंसी का सम कर दूंगा, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, तो डिवाइडेड बाय समीशन fi, तो ये मेरे को देगा x बार। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। श्योर? सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो ऑनलाइन। Yes, sir. यस सर। राइट। अब ध्यान से देखो इधर, जैसे ही क्लास को हमने क्लास मार्क में कन्वर्ट कर दिया, ये तो मेरा xi fi बन गया। तो इसका फॉर्मूला एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। तो xi fi डिफाइन करने के बाद मैं इसका भी मीन इसी से निकालूंगा, दैट इज समीशन xi fi डिवाइडेड बाय समीशन fi। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ये हमने डेफिनेशन फॉलो की, इसके अंदर कुछ नहीं था। मेन चीज अब आएगी समझने वाली, ठीक है? इसके अंदर कुछ नोट करना कर लो, 3 टाइप के डाटा एंड उनका मीन कैसे निकालना, फॉर्मूला जल्दी।
जल्दी करना। अब ध्यान से देखना कहां है वो। हाँ जी, देखो जरा। अब जो आगे मेथड आ रहा है, राइट, ये मीन निकालने का शॉर्टकट जाता है, और इसको शॉर्टकट क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा, एंड एक एग्जांपल साथ में लेके चलूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो अभी फ्रीक्वेंसी नहीं आई, ये रॉ डाटा है जिसके अंदर 6 एंट्रीज है, राइट। 2040 से लेके 10 ऐड करते करते 2090, तो ऐसे x1 से लेके xn। अब ये सोचो अगर यार मेरे को इनका मीन निकालना है या कुछ भी इनके ऊपर कैलकुलेशन करना है, बहुत बड़ी एंट्रीज है यार, बहुत बड़ी एंट्रीज है, जमाना लग जाएगा। और इनके साथ में अगर फ्रीक्वेंसी आ गई 10 15 7 8 9 तो लग जाएगी एक्सआई एफआई करने में, है ना। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होता है, शॉर्टकट करता क्या है एक्चुअली में, डाटा एंट्रीज को सिंप्लीफाई कर देता है। अब डाटा एंट्रीज को सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो। मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन क्या है, मैं डिफाइन करूंगा डीआई, और डीआई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए को क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड है ये, इसका मीन के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ये अज्यूम्ड वैल्यू होती है। और जनरली ये वो वैल्यू होती है जो इनके बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल मिडल में। अगर 4 एंट्रीज हैं तो मिडल में कोई भी 2 उनमें ले सकते हो, या इनकी भी एवरेज ले सकते हो। और अगर 5 है तो फिर तो एग्जैक्टली मिडल वाली ले लो, राइट। ये भी धीरे धीरे करके रीजन क्लियर हो जाएगा कि यही क्यों लेनी है, या कुछ और लेंगे तो तब भी चलेगा। ये सब अब क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हर एक एंट्री को उठा के, बेसिकली किया क्या, ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के ऊपर मैंने हर एक एंट्री को उठाया और उठा के ए से पीछे शिफ्ट कर दिया। बात समझे, ये किया। माइनस ए करने का मतलब क्या है कि सारी की सारी डाटा एंट्रीज को उठाया एंड माइनस ए से पीछे शिफ्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा d1 दैट इज x1 माइनस ए, d2 x2 minus a, d3 x3 minus a, and so on till dn xn minus a। ये समझ में आया, हर एक एंट्री a से पीछे शिफ्ट हो गई। जैसे इसके अंदर लेट से 6 एंट्रीज हैं तो मैं 2060 लेके जा रहा हूं, तो क्या आ गया, तो di दैट इज xi माइनस ए क्या है 2060, तो क्या वैल्यूज बन जाएंगी, तो 2040 माइनस 2060 दैट इज -20 -10 0 10 20 एंड 30। आई होप क्लियर हुआ। अब यार ये सोचो, इनका एवरेज निकालना और इनका एवरेज निकालना जमीन आसमान का फर्क। इनका एवरेज ऑब्वियसली बहुत इजीली आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, डी का एवरेज निकालूंगा और उसको नाम दे दिया मैंने डी बार। एंड लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है मेरा, एक्स, तो मेरे को निकालना एक्स बार ही है, एक्स का मीन ही निकालना है, मेरे को डी बार नहीं निकालना, राइट। लेकिन डी बार की हेल्प से मैं एक्स का बार निकालूंगा। अब ध्यान से देखो कैसे, देखो x का जो मीन होगा वो होगा x बार दैट वुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस so on till xn डिवाइडेड बाय n, हाँ या ना, राइट। एंड di का मीन क्या हो जाएगा, d बार दैट इज d1 प्लस d2 प्लस so on till dn डिवाइडेड बाय n, तो दैट इज नथिंग बट d1 क्या आ जाएगा, x1 माइनस a, x2 माइनस a प्लस so on till xn माइनस a डिवाइडेड बाय n, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस so on till xn माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए एन टाइम, तो माइनस डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय एन। तो अब ये चीज क्या थी, ये तो एक्स बार है, तो डी बार क्या आ गया, एक्स बार माइनस एन एन कटा तो माइनस ए।
यानी कि डी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, तो ए इधर ले आओ तो डी बार प्लस ए दैट इज इक्वल टू एक्स बार। मतलब ये जो डी बार आया इसके अंदर अगर मैं प्लस ए करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा ओरिजिनल मीन, हाँ या ना। मतलब मैं इनका एवरेज निकालूंगा, तो इनका एवरेज निकालने के क्या आ जाएगा डी बार, तो डी बार क्या आ जाएगा, इन सबका सम करो, देखो जरा, -20 + 20 कटा, -10 + 10 कटा, 30 बचा, तो सबका सम आ गया 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इज, तो आ गया 5, ये आ गया डी बार। अब डी बार से अगर वापस एक्स बार जाना है तो प्लस ए कर दो, जो माइनस किया था वो प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा, तो वापिस अगर मेरे को एक्स बार जाना है तो हो जाएगा डी बार प्लस ए दैट इज 5 प्लस 2060, तो दैट इज 2065, दैट इज द एक्चुअल मीन। समझ आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। तो अगेन देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, मैंने हर एक एंट्री के अंदर से -a करके उनको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर वो सिंप्लीफाइड वैल्यूज का मैंने मीन निकाला। अब मीन निकालने के बाद मेरे को तो ओरिजिनल एंट्रीज का मीन चाहिए, मेरे को जो मैनिपुलेटेड आइटम्स आई हैं, जो सिंप्लीफाइड आइटम्स आई हैं, उनका नहीं मीन चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां से ओरिजिनल मीन तक जाने के लिए वापस मीन के अंदर प्लस ए, उल्टा एक्शन, -a एंट्रीज में मीन में प्लस ए। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? मैथमेटिकली क्लियर हुआ कैसे आया, ये क्यों किया हमने? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। पक्का? इधर देख रहा तू, इधर ही है ना? हाँ जी, ये एग्जांपल थी तुम्हारे सामने, राइट? ये नोट करो, जल्दी जल्दी करना। ये फर्स्ट टाइप का शॉर्टकट आता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी भी देखो यहां पर जो वैल्यूज है इनमें 10 कॉमन आ रहा था, कॉमन फैक्टर आता है, तो अब डिवीजन के अकॉर्डिंगली एंड मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करेंगे, वो इसका अगला स्टेप है, स्टेप 2। ठीक है, वो क्या है, ध्यान से देखो जरा। अगेन x1 x2 सॉन्टेल xn एंड बीच में आ गया इनका x बार। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, हर एक एंट्री का xi - a करके निकाल लिया di, तो ये आ गया d1 d2 सॉन्टेल dn, राइट। एंड इनका बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा d बार। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये जो माइनस करके आया, जैसे ये आया, इनके बीच में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है, तो वो कॉमन फैक्टर अगर मैंने डिवाइड कर दिया या हटा दिया इनमें से, तो वैल्यूज और सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, यहां से और सिंप्लीफाई करने के लिए अब मैं यहां से d1 नहीं निकालूंगा, और सिंप्लीफाई करूंगा, क्या, हर एक di को डिवाइडेड बाय h कर देंगे और उसको बोलेंगे ui। हर एक di को डिवाइडेड बाय h कर देंगे और उसको बोलेंगे ui। तो ये बन गया मेरा u1 u2 सॉन्टेल un, तो यहां पे आ जाएगा u बार। अब ध्यान से देखो, मैथमेटिकली भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, बट यहां पे देखो, जब मैंने -a किया तो d बार से x बार जाने के लिए क्या करना पड़ता था, +a। अब यहां पे मैं डिवाइडेड बाय h कर रहा हूं, तो u बार से d बार जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू ऑब्वियस, मल्टीप्लाई बाय h करना पड़ेगा। नो लेट्स प्रूव इट मैथमेटिकली। तो यहां पे जो d बार आया वो क्या आया, d1 + d2 + सॉन्टेल डिवाइडेड बाय, हाँ या ना। तो इधर से u बार क्या आएगा, u1 + u2 + सॉन्टेल un डिवाइडेड बाय n, तो दैट वुड बी u1 क्या आ गया मेरा, u1 क्या आएगा, d1 बाय h प्लस सॉन्टेल डिवाइडेड बाय n। ये तो ऊपर वाला है ना, u1 u2 u, तो सबका h कॉमन, तो आ गया d1 + d2 + सॉन्टेल dn डिवाइडेड बाय n एंड साथ में h। तो ये क्या बन गया मेरा, d बार, तो d बार डिवाइडेड बाय h। तो मेरा u बार क्या आया, d बार डिवाइडेड बाय, तो u बार इंटू h, दैट इज d बार। मतलब u बार निकाल लिया तो उसको मल्टीप्लाई बाय h करूंगा तो जाके d बार मिलेगा। तो u बार मल्टीप्लाई बाय h इज नथिंग बट d बार, एंड
डी बार प्लस ए इज नथिंग बट एक्स बार। तो अगेन पूरा का पूरा प्रोसेस देखना प्लीज। ये एंट्रीज है, सिंप्लीफाई दो वे से करूंगा, पहले माइनस ए फिर डिवाइडेड बाय एच। ये सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड वैल्यूज हैं, इनका निकालूंगा मैं मीन, मीन निकाल के मैं मल्टीप्लाई बाय एच करूंगा, डी का मीन आ जाएगा, फिर उसी के अंदर प्लस ए कर दूंगा तो ओरिजिनल मीन आ जाएगा, एक्स का मीन आ जाएगा। जैसे यहां पे मैंने -2060 किया तो ये आ गया। अब मैं यहां पे मीन नहीं निकालूंगा, मैं इन एंट्रीज पे मीन नहीं निकालूंगा। क्या आ गया? -20, -10, 0, 10, 20, 30। मैंने यहां से डिफाइन किया आगे ui, ui क्या आ गया? कॉमन फैक्टर क्या है? 10, तो di डिवाइडेड बाय 10। तो सारी की सारी एंट्रीज क्या बन गई? ये एंट्री बन जाएगी -2, ये एंट्री बन जाएगी -1, ये बन जाएगी 0, ये बन जाएगी 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा। अब देखो ये सारी की सारी एंट्रीज को आप लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया? ये सोच सकते हो, इसका एवरेज निकालना बहुत इजी है ऑब्वियसली, राइट? तो मैं इसका एवरेज निकालूंगा, उसको डिवाइडेड बाय 10 किया तो मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, इसका एवरेज आ जाएगा। फिर जो -2060 किया था +2060 कर दूंगा, ओरिजिनल एवरेज आएगा। लेट्स सी अब क्या आ रहा है। तो इनका एवरेज निकालना है, तो यू बार क्या आ जाएगा? सबका सम करो, ये कटा तो 3 डिवाइडेड बाय 6 तो दैट इज हाफ। तो इधर आ जाओ, तो यू बार क्या आ गया? हाफ। तो डी बार क्या आ जाएगा? यू बार इंटू एच, तो हाफ इंटू एच क्या था? 10, तो कटा 5, तो ये आ गया 5। तो एक्स बार क्या आ जाएगा? डी बार प्लस ए दैट इज 2060, तो क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2060 दैट इज 206। आई थिंक यही आया था पहले भी। तो तुम्हारे सामने है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो हमारा मेन यहां पे मेथड क्या है? अगेन तुमने यही किया था 10th में, तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? तुम क्या करते थे? एक्सआई दिया होता था, एक्सआई से तुम निकालते थे डीआई दैट इज एक्सआई माइनस ए, राइट? फिर एक्सआई माइनस ए से क्या करते थे? यूआई दैट इज डीआई डिवाइडेड बाय एच। फिर तुम निकालते थे यू का मीन, और यू के मीन को तुम इस फॉर्मूला में पुट करते थे, ये दैट इज यू का मीन इंटू एच प्लस ए, ये तुम्हारा एक्स मीन आ जाता था। ये आई थिंक एलिमिनेटेड था, अगर किसी ने किया है तो ये था तो अच्छी बात है। ये फॉर्मूला था, और ये आया कहां से? ये यहां से आया, ये देखो, प्लस एच देन सॉरी मल्टीप्लाई बाय एच देन प्लस ए, फिर जाके मेरा एक्स बार मिला। तो ये उसका प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। बाकी सबको ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट, इधर कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर आ रहा है? बहुत से तो नहीं जा रहा? श्योर? जल्दी नोट करना, एक एग्जांपल देनी है मेरे को। ये जो शॉर्टकट आया है तुम्हारा, ये रॉ डाटा के केस में एक्स आई, राइट? समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, तो एक्स का मीन आ गया, राइट? तो मैंने क्या किया? एक्स आई से माइनस ए करके डी आई निकाल दिया, फिर डिवाइडेड बाय एच करके ये निकाल लिया। इसका मीन क्या निकालना है? हर एक एंट्री अलग अलग दे रखी है ना, राइट? तो ये आ गया उनका मीन, अपना रॉ डाटा का मेथड आ गया। अब हमें देखना है कि यही वाला मेथड जो क्लास डाटा के अंदर और जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एक्सआई एफआई के केस में कैसा चलेगा, क्योंकि क्लास डाटा भी हमारा एक्सआई एफआई में ही कन्वर्ट हो जाता है, राइट? ध्यान से देखना। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सेम मेथड करेंगे, ठीक है? अब एक्सआई एफआई, यही वाली एंट्रीज बोलो क्या थी? 2060, 2070, 2040, 50, 2060, 2070, 2080, 2090। लेट्स से अब इनकी फ्रीक्वेंसी भी है, राइट? 13, 7, 6, 4, 3, 7। अब इनका मीन निकालना है, तो समझ रहे हो? इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, फिर ऐड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है। तो मैंने क्या किया? एक एक्स आई माइनस ए किया दैट इज डी आई, और मीन क्या लेके गए? अगेन इसी को ले लो, ये ए को, राइट? तो हर एक एंट्री को माइनस करो, क्या आ गया? ये -20, -10, 0, 10,
20 30। थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, लेकिन अभी भी मेरे को चैन नहीं आया क्योंकि डिवाइडेड बाय h दिखाई दे रहा है, अभी कॉमन फैक्टर है। तो मैंने क्या किया, ui दैट इज di डिवाइडेड बाय h क्या लिया 10, क्या आ गया -2 -1 0 1 2 3। अब मेरे लिए ये एंड ये डाटा है xi fi। अब देखो ये डाटा देखो और ये डाटा देखो, तुम्हारे सामने है, राइट। अब मैंने क्या किया, u का मीन निकालना है, तो u का मीन क्या आ जाएगा ui fi। तो मल्टीप्लाई करो -26 -7 0 4 6 21, करो जरा ऐड। अब मीन निकालना ना, तो इन सबको ऐड करना है। तो देखो 21 एंड 26 कटे तो बचा -5 एंड -7 -12 एंड 10 -2 -12 एंड प्लस 10 -2, राइट। ये सबका सम आ गया। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 20 10 30 10 40, तो डिवाइडेड बाय 40 ये आ गया u बार। बहुत इजीली निकला, कंफर्टेबल, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। अब मैंने u बार निकाल लिया, दैट इज -1/20, 2 से कटिंग की -1/20। अब मेरे को निकालना है d बार, तो वो आएगा u बार इंटू h, तो दैट इज -1/20 इंटू 10, दैट इज -1/2। आ गया इजीली। अब x बार दैट इज d बार प्लस a, दैट इज 2060 -1 प्लस -1/2, है ना, d बार एंड a। तो कितना आ गया, माइनस हाफ करना है, तो 2059.5, हाफ 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा, डन। एक्चुअली में समीशन xi fi करके डिवाइडेड बाय समीशन fi करोगे, यही आएगा। इन सबका सम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी से समीशन f नहीं करते, समीशन या n बोल दे समीशन fi, ये वो चीज क्लियर हुआ। तो बहुत इजीली हो जाता है ये शॉर्टकट्स है। एक आए, अब इसके बाद जितने भी हम काम करेंगे, एक आएगा एग्जैक्ट मेथड, एक आएगा उसका शॉर्टकट, और हर शॉर्टकट के अंदर हम -a करेंगे, di निकालेंगे, डिवाइडेड बाय h करेंगे, ui निकालेंगे। और अगर ये वाला चीज क्लियर होगी तो हर चीज के अंदर कैसे वो आगे फॉरवर्ड होगा, राइट, वापस कैसे जाना है। जैसे -a किया तो +a करना है, डिवाइडेड बाय h किया तो मल्टीप्लाई बाय h करना है। ये कैसे टेक्निक फॉरवर्ड होगी, ये सब क्लियर हो जाएगा। अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आज का क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट कर लो एग्जांपल।